67। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चीन की वजह से एक बार फिर से आतंकी मसूद अजहर बच गया। ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव था, लेकिन चीन ने विरोध कर दिया और इस वजह से यूएन में मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव रद्द हो गया। चीन के कदम से भारत समेत फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन की कोशिशों को झटका लगा है। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि आज फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को चीन पाक गठजोड़ ने आघात पहुंचाया है। 56 इंच की छाती का जिक्र उन्होंने किया और झूला झुलाने के खेल के बाद भी चीन पाकिस्तान का जोड़ भारत को लाल आंख दिखा रहा है। एक बार फिर से एक विफल मोदी सरकार की विफल विदेश नीति उजागर हुई। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जो हैं एडिटर नेशनल जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, वैसे तो ये चौथी बार किया है चाइना ने और ये भी इस तरह के हमें कहें कि अंदेशा मिल ही रहा था, तो क्या किसी तरह की कोई कोशिश में कमी रह गई? अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा? बिल्कुल जीनत, इसमें कोई कोशिश की कमी नहीं थी। इसमें तमाम मुल्क जो कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और भारत के साथ खड़े हैं, उन तमाम मुल्कों ने इसका समर्थन भी किया और इसको प्रपोज भी किया यूएनएससी में। लेकिन इकलौता कारण यही है कि चीन एक बार फिर आतंकवाद के साथ खड़ा नजर आया, पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया और जहां पर कोशिशें चल रही थी भारत और तमाम उन मुल्कों की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने में, उन कोशिशों पर चीन ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। पिछले 10 सालों में चौथी बार चीन ने ये कदम उठाया है और प्रस्ताव को फिलहाल होल्ड पे डाल दिया है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये होल्ड अब अगले 9 महीने तक चीन रख सकता है इस प्रस्ताव पर। उसके बाद इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाएगा टेक्निकल कारणों से। तो ऐसे में अब उम्मीद करना चीन से कि वो हमारा साथ देगा या पूरी दुनिया का साथ देगा आतंकवाद के खिलाफ, ये नासमझी होगी। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ दिन पहले एक आला अधिकारी ने ये कहा था कि आतंकवाद के जो खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत की लड़ाई है, भारतीय लड़ाई खुद लड़ेगा। हालांकि बाकी देशों का समर्थन भी हम चाहते हैं इसमें, लेकिन भारत इस लड़ाई को अकेले लड़ने वाला है। तो ऐसे में जरूर यूएनएससी में भारत और तमाम उन मुल्कों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन भारत की जो कोशिशें हैं, और भारत ने कल एक बयान जारी करके ये भी कहा है कि जो विक्टिम्स ऑफ टेरर है, यानी कि आतंकवाद से जो पीड़ित लोग हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भारत की लड़ाई जारी रही। आप दो पॉइंट्स और समझना चाहेंगे आपसे शैलेंद्र जी। एक तो हम कम से कम एयर स्ट्राइक के बाद ये मैसेज पूरे दुनिया में देने में सफल हो गए कि हमने जो भी किया वो डिफेंस में किया। दूसरी बात ये कि अमेरिका और चाइना के दरअसल जो ताल्लुकात हैं और चाइना अब जो सॉफ्ट है पाकिस्तान के लिए, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका स्पष्ट कह चुका था कि सख्त रुख अपनाना है, लेकिन चाइना हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखेंगे 6 महीने की एक मियाद होती है और 3 महीने आप और बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी अपनाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भारत ने जो पुलवामा हमले का जवाब था वो एयर स्ट्राइक के जरिए पिछले महीने दे चुका है और भारत ने ये भी साफ कर दिया था, न सिर्फ विदेश मंत्रालय ने बल्कि भारत की वायुसेना ने भी, कि अगर इस तरह हम पर हमले होते रहे तो इसका जवाब भी इसी तरह दिया जाता रहेगा। तो ये मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है और आतंकवाद जिस तरह से लगातार समर्थन दे रहा है, हालांकि इसके तमाम सबूत एक डॉजियर की शेप में भी दिए गए थे। तमाम 15 संसदीय जो इसके सदस्य कंट्रीज हैं यूएनएससी के, ताकि ये साफ हो सके कि पुलवामा हमले का जिम्मेदार कौन है और जैश ए मोहम्मद किस तरह ऑपरेट करता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। कारण की अगर हम बात करें तो ये भी माना जाता है कि चीन की भी कुछ मजबूरियां हैं। चीन एक कॉरिडोर तैयार कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि पीओके से भी गुजरता है, जिसे सीपीईसी कॉरिडोर कहते हैं। और माना जाता है कि अगर चीन पाकिस्तान का इस वक्त साथ छोड़ दे तो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को काफी नुकसान हो सकता है और वो आतंकी उसी सीपीसी कॉरिडोर को निशाना बना सकते हैं। इसलिए चीन अपनी मजबूरी इसको मानता है और शायद यही कारण होगा कि चीन मजबूर होकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस कदम से चीन ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को निराश किया है और ये भी माना जा रहा है कि चीन के इस कदम से भारत और चीन के संबंधों पर भी इसका असर हो सकता है।
बहुत शुक्रिया, आपने जो है एक विश्लेषण किया और कई बातें जो हैं महत्वपूर्ण निकल कर आई कि हो सकता है मजबूरी हो और ताल्लुकातों का जो जिक्र हुआ वो भी असर उस पर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए पैनल बनाया गया। 5 सीटों पर 36 नामों का पैनल बनाया गया और पैनल के नामों को शॉर्टलिस्ट कर 2 दिनों में हाईकमान को भेजने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया है कि प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला हाईकमान ही लेगा। हालांकि इस बैठक में कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में अजय भट्ट की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा, राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत के साथ बीजेपी के महामंत्री भी मौजूद रहे। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा बैठक में नहीं पहुंचे। इनके अलावा टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और मदन कौशिक भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। टिकट को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी लोकसभा चुनाव अभियान की दृष्टि से सबसे आगे और सबसे तेज गतिविधियां संचालित कर रही है, कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मैंने अभी तक अनुभव किया, आप भी देख रहे हैं, अनेक सर्वे एजेंसियों ने भी इस बात का सर्वे करके ये जानकारी दी है कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज भी बीजेपी की बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के सभी 57 विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा प्रभारी थावरचंद गहलोत, सीएम त्रिवेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया है कि इस बैठक में पार्टी के विधायकों की चुनाव को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरह से लागू करना है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, आप जानना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि कुछ मीटिंग का हमने जिक्र किया, वहां पर तो सब एक साथ नजर नहीं आए। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए जीनत, जैसे ही चुनावों की अधिसूचना जारी होगी, बीजेपी ने लगातार बैठकें बुलाई है चुनाव को लेकर, और इस चुनावों में जिम्मेदारी दी गई है हर मोर्चे को, हर उनका जो विभाग है उसको जिम्मेदारी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज भी बीजेपी में बड़ी बैठक है। आज बीजेपी के जो तमाम विधायक है, यानी बीजेपी के पास यहाँ पे 70 में से 57 विधायक है, सभी विधायकों को कोई ना कोई जिम्मेदारी आज दी जाएगी। चूंकि 5 लोकसभा सीटें हैं तो हर लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं आती है, तो उस लिहाज से हर विधायक को जिम्मेदारी गई है कि किस तरीके से जो कार्यक्रम होने हैं बूथ लेवल तक किस तरीके से कन्विंस करना है कैडर को, और कैडर को वोट लाना है और लोगों को वो बीजेपी के पक्ष में वोट करवाना है। तो उस लिहाज से आज बैठक महत्वपूर्ण है। अब जब 16 तारीख को बीजेपी की दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसके बाद ही टिकट फाइनल हो पाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आज अपने पार्टी के विधायकों को बुलाकर उनको सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से आपको कार्यक्रमों में रहना है और किस तरीके से अब 11 अप्रैल तक, यानी 11 अप्रैल को वोटिंग है, तो किस तरीके से 11 अप्रैल तक कंटिन्यू आपको काम करना है पार्टी के लिए, ताकि पार्टी को जिता सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए टिहरी जिले की 6 विधानसभाओं में बीजेपी द्वारा अनुसूचित जाति युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के 16 से 18 मार्च तक कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी बनाई है और हर विधानसभा में आयोजित होने वाले सम्मेलनों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति मोर्चों को महत्वपूर्ण रखते हुए उसके अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रत्येक विधानसभा हमने सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिसमें हम प्रत्येक विधानसभा में 500 से अधिक संख्या के सम्मेलन रहेंगे। पौड़ी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची जारी है। रोज नए नामों के खुलासे हो रहे हैं जो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस यहां बीजेपी को सरप्राइज पैकेज के साथ बड़ा झटका देने की तैयारी में है। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली से पहले बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर रही है। पौड़ी सीट पर कांग्रेस बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे को टिकट देने जा रही है, इसकी चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल मुस्कुराकर ही इसका जवाब दे रही है। पौड़ी भी जीतेंगे हम, और बहुत धमाका जो है होगा, और उसमें बीजेपी की जड़ें जो है हिलेंगी।
पौड़ी संसदीय सीट ही ऐसी है जिसमें फिलहाल दोनों पार्टियों का पैंच अटका हुआ है, जबकि अन्य जगहों पर बीजेपी अपने सांसदों को रिपीट कर सकती है तो कांग्रेस में भी 4 सीटों पर करीब सहमति बन गई है। कांग्रेस की बात करें तो टिहरी से प्रीतम सिंह फिलहाल सबसे आगे हैं। हरिद्वार से हरीश रावत की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। नैनीताल में महेंद्र पाल सिंह मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि अल्मोड़ा से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा पर पार्टी दांव खेल सकती है। हालांकि बीजेपी को अब पौड़ी सीट पर जवाब देना भारी पड़ रहा है, लेकिन खंडूरी की सहमति से ही टिकट देने की बात पार्टी जरूर स्वीकार रही है। खंडूरी जी स्वस्थ हैं, मेरी भी बात हुई है उनसे, और खंडूरी जी का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा अनुसार ही हम निर्णय करने का प्रयास करेंगे। दोनों दलों के लिए पौड़ी संसदीय सीट पर असमंजस है। बीजेपी जहां नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है तो कांग्रेस नए चेहरे के साथ साथ बीजेपी को भी झटका देना चाह रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कोई भी बीजेपी का नेता कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहा। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा है कि मेरे परिवार से कोई टिकट नहीं मांग रहा है। दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी के कुछ नेता और उत्तराखंड सरकार के कुछ मंत्री कांग्रेस में जा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज जी हैं। सर, क्या लगता है, आपका भी नाम चल रहा है, कितनी सच्चाई इसमें? ये बिल्कुल निर्मूल है, झूठी खबर है और प्रोपेगेंडा है। मैं तो समझता हूं कि 16 तारीख को कांग्रेस की रैली होने वाली है और उसमें भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की शोशेबाजी जो है इन्होंने की है। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ है साजिश है क्या? ये साजिश है खिलाफ, और मैं समझता हूं कि निर्मूल है, बेकार है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि महाराज जी टिकट मांग रहे हैं। मैं तो टिकट मांग नहीं रहा, ना अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहा हूं, ना अपने लिए टिकट मांग रहा हूं, ना अपने किसी परिवार के लिए टिकट मांग रहा हूं। मैं तो केवल इस समय यही चाहता हूं कि मेरा संकल्प है कि मोदी जी को दोबारा लाना है और देश को मोदी जी की आवश्यकता है और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। महाराज, एक खबर ये भी है कि खंडूरी जी के बेटे 16 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। इंदिरा हृदय जी ने कहा है कि 16 तारीख को कोई बीजेपी का बड़ा नेता जो है राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेगा। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें तमाम नाम है। तो इसमें ये तो आप इंदिरा जी से ही पूछ लीजिए किसका नाम है, वो खुद बता देगी, बाकी मेरी नॉलेज में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब आइए जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ, एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है। आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में आज ओले गिरने और तेज आंधी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसका असर कई इलाकों में देखने को मिल भी रहा है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के लिए भी अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ के लिए चेतावनी जारी की गई है। भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, किस तरह से मौसम आप क्या कहें, परेशान करेगा या खुश करेगा? परेशान ही कर रहा है जीनत, क्योंकि कल तो पूरे दिन भर यहाँ पर
बादल ही छाए रहे आंशिक रूप से। और आज के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 7 जिलों में ओले गिर सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने हालांकि ये बात कही है कि वहां पर जो है वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मार्च का महीना है, 14 तारीख आज हो गई है, और तब भी जब ठंड नहीं जा रही है तो लोग थोड़े परेशान तो हैं ही। बिल्कुल। और अगर हम रोजमर्रा के जो काम है, चाहे हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, और क्योंकि एग्जाम्स का भी मौसम है, उस लिहाज से भी बहुत दिक्कतें। बिल्कुल सीना, थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को हो ही रही है क्योंकि पल पल बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है, कभी एकदम से बादल छा जाते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि 2-3 दिन तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जो है वो मौसम साफ हो जाएगा, तो तब शायद लोगों को थोड़ी राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मौसम जो है, और हमें कहें कि बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खास तौर से बदलता हुआ मौसम जो है बहुत तबीयत उनकी खराब करता है। रामनगर में लोकसभा चुनावों को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है और लोग इसका जिम्मेदार 2009 के परिसीमन को मान रहे हैं। 2009 के बाद रामनगर विधानसभा को पौड़ी लोकसभा में शामिल कर लिया गया। इसके बाद रामनगर का विकास रुक गया। लोगों का कहना है कि जब तक रामनगर नैनीताल सीट का हिस्सा था तब तक ही वहां पर विकास हुआ। लगातार जो उत्साह जनता के अंदर हुआ करता था कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में हैं, नेता भी यहाँ आते थे, बड़े बड़े नेता भी यहाँ आते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें नगण्य हो गई हैं। यहाँ से जो सांसद जीतते हैं वो रामनगर में कभी नहीं आते, और पौड़ी यहाँ का जो मुख्यालय है वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। और मैं तो कहूँगा कि ये सरकार ने जिस तरीके से इसको जोड़ा है पौड़ी के साथ, ये रामनगर का दुर्भाग्य है। एक तरफ चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में लोकसभा चुनाव आने के साथ ही बहिष्कार का नारा भी बुलंद हो गया। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां जरूरी सुविधाएं आजादी के 70 सालों में भी नहीं पहुंच पाई। चुनाव के दौरान जो है चुनाव के संबंध में बहिष्कार करते हुए लोग जो है कुछ विकास कार्यों के बारे में अपनी शिकायत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। वहाँ के जो हमारे AROs रहेंगे, SDMs रहेंगे, हमने उनको जो है इसके बारे में सूचना प्रेषित कर दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि संबंधित ग्राम में जाकर उनके जो समस्या है उनको एक बार जरा उनसे पूछताछ कर ले और चुनाव के संबंध में जानकारी दे दे। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। देहरादून का स्लम एरिया हमेशा से बड़ा वोट बैंक रहा है। इस बार स्लम के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियों ने जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी है। 2 लाख लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं, लेकिन लोगों को सरकार की रिवरफ्रंट योजना की वजह से डर है। परेशानी पड़ती तब उसका साधन खोजता आदमी। वही बात का सरकार के सामने आ गई। पहले जब ये बस्तियां बनी थी, ये ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था कि जो बसी गई हैं टूटेंगी भी, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। तो भाई बीजेपी ने ऐसा सोच ही क्यों लिया? क्यों करना चाहिए? जब जो बसे हुए हैं, तुम ये बहाना क्यों ले रहे हो? हम मकान बनाकर दे रहे हैं, ठीक है तुम मकान बना, तो ये इस मकान से क्या तकलीफ है तुम्हें? देखिए, जो नदियों के किनारे या घाट गदरों के किनारे बसे हुए लोग हैं और पहले से जो रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी उनकी अनदेखी नहीं हुई है। हमने ईमानदारी से उनके रखरखाव की और हमेशा चिंता करी है। हम रिवरफ्रंट भी बना रहे हैं, साबरमती रिवरफ्रंट भी बन रहा है और तरीके के काम भी हो रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता तो यह है कि हम जो नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, और पुनर्जीवित करने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने होंगे। 2015 में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राइफलमैन शहीद शिशिर मल की पत्नी संगीता मल सेना में अफसर बन गई हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बनी संगीता की कामयाबी आज कई महिलाओं के लिए मिसाल है। पति की शहादत का बदला लेने के लिए ही संगीता ने सेना में जाने की ठानी। मंगलवार को अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ससुराल आई लेफ्टिनेंट संगीता मल से बात की हमारे सहयोगी ने। में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए शिशिर मल की पत्नी संगीता मल आज आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। 9 मार्च को चेन्नई में OTA में पास आउट हुई लेफ्टिनेंट संगीता मल अपने घर लौट आई हैं और कैसी फीलिंग है ये जानने के लिए संगीता जी से ही हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट संगीता मल, कैसी फीलिंग है और कितना बदलाव आ गया है ट्रेनिंग के बाद? बदलाव मेंटली और फिजिकली दोनों ही है और बहुत खुशी है मुझे
मैम किस तरीके से आप देखते हो, क्योंकि याद आता है वो दौर जब आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हो रही थी, जब आपका सिलेक्शन हुआ था ट्रेनिंग के लिए, तब मैं आपसे मिली थी तो आप थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन आज बहुत कॉन्फिडेंट है। कितना बदलाव आर्मी ने दिया? ये तो ट्रेनिंग बनी इसलिए कि आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सके और आपको फिजिकली और मेंटली और स्ट्रांग बना सके। पुलवामा घटना हो रही है और देश में भी इतना टेंशन का माहौल था, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमने अपने जवानों को खो दिया है। कैसा आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कई लेडीज हैं, थक हार जाती हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, कभी डिमोरलाइज नहीं हुए कि हमारे साथ ये हो गया। आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। पर्सनली फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है आपको और आपने खुद में क्या कुछ चेंजेस लाए हैं? फैमिली मेरी हमेशा ही सपोर्टिव रही है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की साइड से हो या मेरे इन-लॉज की साइड से, और आज भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत खुश है वो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आगे क्या कुछ चैलेंजेस आप लेकर चल रहे हो? आगे का अभी पता नहीं, बस इतना पता है कि जितने चैलेंजेस आएंगे मैं सबको फेस कर लूंगी। कहीं ना कहीं जहन में वो बात है 2015 की जो घटना हुई थी, या अब आगे क्या कुछ सोचते हैं? क्या वो याद आता है वो दिन? वो चीज़ तो हमेशा साथ में रहेगी, बट वही है कि आप किसी चीज़ को अगर पॉजिटिवली लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ इतनी पेनफुल नहीं रहती। थैंक यू सो मच मैम और मेनी कंग्रेचुलेशन। लेफ्टिनेंट संगीता मल से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी लेफ्टिनेंट संगीता मल, जो कि अब नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है और हर उस लेडी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं, उनको आगे बढ़ने की सीख संगीता देती हैं। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।